हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। बीटेक क्लास CUET 2023 की प्रिपरेशन आई होप आप लोगों ने स्टार्ट कर दी होगी। और CUET प्रिपरेशन के लिए हम लोगों ने अपनी पहली क्लास 3 अप्रैल को स्टार्ट की और कुछ बच्चे वो क्लास ऑफलाइन अटेंड नहीं कर पाए। तो इसके लिए आज की क्लास मैं आप लोगों को रिकॉर्डेड बैकअप दे रहा हूँ, ताकि जिन बच्चों ने फर्स्ट क्लास मिस कर दी है वो अपनी फर्स्ट क्लास को कवर अप कर पाएँ। हमारे पास देखिए अप्रॉक्सीमेटली 35-40 डेज़ हैं और पूरा प्लानर ऑफलाइन बैच में आपके साथ शेयर कर लिया गया है। ये जो हमारा CUET 2023 का बैच है ये पूरी तरीके से ऑफलाइन बैच है, ऑनलाइन लाइव बैच नहीं है। हाँ, लेकिन आने वाले टाइम में जहाँ तक उम्मीद है इसके कुछ प्रैक्टिस वर्कशीट मैं आप लोगों को कराता रहूँगा, ताकि CUET में जो बच्चे हमारे पास ऑफलाइन क्लासेस अटेंड नहीं कर पाए किसी भी वजह से, माइट बी डिस्टेंस प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक, कोई और इशू हो सकता है, तो उनको भी घर बैठे बैठे कुछ थोड़ी बहुत हेल्प उन्हें मिले। तो चलिए CUET की 2023 की प्रिपरेशन में पहली क्लास में आपको आज शुरू करवाता हूँ। और पहली क्लास शुरू करने से पहले आपको एक बेसिक सी बात बता दूँ बेटे। हम लोग जो प्रिपेयर करा रहे हैं आपको, हम आपको प्रिपेयर करा रहे हैं 5 सब्जेक्ट आपके। हम आपको प्रिपेयर करा रहे हैं अकाउंट्स, हम आपको प्रिपेयर करा रहे हैं बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, जर्नल टेस्ट और इंग्लिश, करेक्ट। अगर हम यहाँ पर बात करें तो 50 में से 40 क्वेश्चन आपको CUET में करने होंगे। इन बिजनेस स्टडीज़ द क्राइटेरिया इज एब्सोल्युटली सेम। इकोनॉमिक्स में भी आपको 40 क्वेश्चन करने होंगे आउट ऑफ 50। जर्नल टेस्ट अगर किसी बच्चे ने फिल कराए तो वहाँ पर उसे 50 क्वेश्चन करने होंगे 60 में से, करेक्ट। उसके बाद इंग्लिश में भी उसे 40 क्वेश्चंस करने होंगे। कुछ बच्चों के सवाल आ रहे थे कि सर क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग का मतलब ये होता है कि अगर आपने कहीं कोई गलती करी तो उसकी पेनल्टी लगती है। अगर आपने कोई रॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करा तो उसकी पेनल्टी लगती है। तो नेगेटिव मार्किंग है, आंसर इज यस, बिल्कुल है। और नेगेटिव मार्किंग है आपकी 20% की, करेक्ट। यानी कि अगर आपने एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो उसकी पेनल्टी सही क्वेश्चन पे लगेगी और उस सही क्वेश्चन के 20% नंबर कट जाएंगे। यानी कि एक क्वेश्चन आपका 5 नंबर का है, अगर आपने कोई क्वेश्चन गलत कर दिया तो ये सही करने के बावजूद भी आपको 4 नंबर मिलेंगे। क्लियर। तो एक गलत क्वेश्चन अपना नंबर तो लॉस कराएगा ही कराएगा, साथ में वो सही क्वेश्चन का भी नंबर लॉस करा देगा। इसीलिए मैंने बच्चों को एडवाइस करा था कि CUET को ऐसे ही कैजुअली लेकर, बेटा ये करियर ओरिएंटेड आपके लिए है एग्ज़ाम। अगर आपको अच्छा कॉलेज, अच्छी यूनिवर्सिटी मिलेगी तो आपका करियर अपने आप सेटल हो जाएगा। तो आप सोचकर देखिए कि यहाँ पर आपके पास हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करने का टाइम नहीं है कि आप सोच रहे हो कि नहीं नहीं हम तो अपने आप कर लेंगे और सारा काम अपने आप हो जाएगा, हम जाकर पेपर दे देंगे, हमारी अच्छी रैंक आ जाएगी और हमें एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन बेटे पढ़ाई करनी पड़ेगी आपको, चाहे आप कोचिंग लें चाहे आप सेल्फ स्टडी करें, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक CUET और क्लास 12th में डिफरेंट हैं, सेम नहीं है, ठीक। तो चलिए अब हम आते हैं बिना आपका टाइम व्यर्थ करे आज के चैप्टर पे। और हमने पहला चैप्टर शुरू करा था NPO। बेटे ये जो चैप्टर है NPO का मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से है। और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में बड़ी सिंपल सी बात, ये चैप्टर आप लोगों ने क्लास 12th में पढ़ा नहीं है। क्लास 12th में आप लोगों ने NPO नाम का कोई चैप्टर नहीं पढ़ा, करेक्ट। अब हम आते हैं आज के चैप्टर पे और इस चैप्टर का नाम है NPO यानी कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस।
नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस वो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो कोई चैरिटेबल वर्क कर रही होती हैं, कोई सोशल सर्विस दे रही होती हैं, सोसाइटी की अपलिफ्टमेंट के लिए कोई काम कर रही होती हैं, ठीक, सोसाइटी को इम्प्रूव करने के लिए कोई काम कर रही होती हैं, और इनका टारगेट प्रॉफिट जनरेट करना नहीं होता। पहली बात, इनका टारगेट प्रॉफिट जनरेट करना नहीं होता। तो यहाँ कुछ बातें, कुछ हाइलाइट्स आपके लिए लिखें कि जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी के लिए बनाई जाती हैं। अब जरा आप अपने आसपास देखिए, आपको कोई चैरिटेबल हॉस्पिटल भी मिल जाएगा, आपको कोई स्कूल कॉलेज भी मिल जाएगा जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, जिन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं बनाई। जैसे कि ऑर्फनेज होते हैं, लाइब्रेरी होती हैं, स्पोर्ट्स क्लब होते हैं, इनका टारगेट प्रॉफिट जनरेट करना नहीं होता। दे आर मेड विद द मोटिव ऑफ सोशल वेलफेयर। उसके बाद ये चैरिटेबल इंस्टीट्यूट्स होते हैं, और उसके बाद ये विदाउट एनी प्रॉफिट, इनका जो मोटिव होता है वो प्रॉफिट कमाना नहीं होता। तो आई होप आपको यहाँ तक की बात क्लियर होगी कि एनपीओ कौन होते हैं। मैंने कुछ एग्जांपल्स भी दिए आपको, हॉस्पिटल, ऑर्फनेज, स्कूल, लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स क्लब, ये सब क्या होते हैं, हमारे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। उसके बाद अगर हम आगे चले तो नेक्स्ट कुछ और बातें, ये किस लिए बनाए जाते हैं, ये अपनी जो सर्विसेज है या तो किसी स्पेसिफिक ग्रुप को देते हैं। जैसे आप सपोज करिए कोई स्पोर्ट्स क्लब है, तो वो जो लोग स्पोर्ट्स खेलते होंगे, मान लो एक क्रिकेट क्लब है, तो वो उन्हीं को अपनी सर्विस देता होगा, ठीक। उसी तरीके से कुछ ऐसी भी होती हैं जो पूरी पब्लिक को ही अपनी सर्विसेज देते हैं। जैसे हॉस्पिटल होते हैं, अब हॉस्पिटल किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए या कास्ट, क्रीड, रिलीजन को देखकर तो आपको वहाँ पर नहीं ट्रीटमेंट देता, तो हॉस्पिटल में कोई भी एडमिशन ले सकता है, ठीक, कोई भी वहाँ पर जाकर अपना इलाज करा सकता है। तो ये कुछ या तो कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए होते हैं, कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए होते हैं, या जनरल पब्लिक के लिए भी हो सकते हैं। ये या तो आपको फ्री में ही अपनी सर्विसेज दे देंगे, या जो इनकी आपसे जो भी अमाउंट चार्ज करेंगे वो बहुत ही मिनिमम होगी। तो फ्री ऑफ कॉस्ट भी अपनी सर्विसेज देते हैं, और बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पे भी अपनी सर्विस आपको प्रोवाइड कराते हैं। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट पर आए, इनके जो काम हैं, इनके जो वर्क है, इनके जो वर्क को मैनेज करती है इनकी एग्जीक्यूटिव कमेटी। ये एक ट्रस्ट के अंडर, ट्रस्ट और सोसाइटीज़ के अंडर बनते हैं। बेटे ध्यान से सुनिएगा, फॉर एग्जाम्पल 20 लोगों ने मिलकर एक हॉस्पिटल खोल लिया, 20 डॉक्टर्स हैं, उन्होंने मिलकर एक हॉस्पिटल खोल लिया, तो उन्हें बनानी पड़ती है पहले एक सोसाइटी, एक ट्रस्ट बनानी पड़ती है, उसको अंडर दी सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट उसको रजिस्टर्ड कराना पड़ता है, और फिर वो अपनी एक मैनेजिंग कमेटी बनाते हैं जो उसको संभालती है, ठीक। तो मैनेजिंग कमेटी या एग्जीक्यूटिव कमेटी उसको संभालती है, करेक्ट। यहाँ पर आपको क्वेश्चन मिल जाता है कि भाई एनपीओ को कौन संभालता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर संभालते हैं, शेयर होल्डर संभालते हैं, एग्जीक्यूटिव कमेटी संभालती है, तो आपका आंसर होगा एग्जीक्यूटिव कमेटी उसको संभालती है, ठीक। अब बात आती है कि सर देखिए, इनका नाम है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये कोई प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं बने, ये कोई ट्रेड नहीं कर रहे, ये कोई बिजनेस नहीं करते, करेक्ट। तो इनको पैसे कहाँ से मिलते हैं, इनके पास पैसे कहाँ से आते हैं, तो बेटे इनके लिए कुछ सोर्सेज होती हैं, कुछ डेफिनेट सोर्सेज होते हैं। जैसे कि जो इनके मेंबर बनते हैं वो इसमें सब्सक्रिप्शन देते हैं। बेटे सब्सक्रिप्शन को हिंदी में हम बोलते हैं चंदा। चंदा वर्ड आपने सुना होगा बेटे, चंदा मामा वाला चंदा नहीं, पैसों वाला चंदा, जो आप किसी को चंदा दे देते हैं किसी चैरिटेबल पर्पस के लिए। डोनेशंस यानी कि दान। अभी लीगेसीज वर्ड एक यहाँ पर आया, मैं आपको आगे चलकर इन वर्ड्स को डिटेल में भी बताऊंगा। बेटे लीगेसी मतलब होता है जैसे कोई पर्सन एक्सपायर हो जाता है तो वो अपनी वसीयत में, अपनी विल में इनके लिए कोई प्रॉपर्टी कर देता है। जैसे सपोज करो एक बहुत अमीर आदमी, उनकी डेथ हो गई, तो उन्होंने क्या करा, अपनी वसीयत में लिख दिया कि मेरी प्रॉपर्टी का 20% सो एंड सो हॉस्पिटल को डोनेट कर दिया जाए, तो डैट विल बी लीगेसी, उसको बोलते हैं लीगेसी, करेक्ट। ग्रांट इन एड, इनको गवर्नमेंट भी बहुत सारी एड्स देती है, फ़ायदे देती है, इनको फंड प्रोवाइड कराया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से भी, ठीक।
और ये कभी कभी अपने पास से कुछ इन्वेस्टमेंट्स कर देते हैं जिससे इनकम इन्हें मिलती रहती है। तो इन सब चीज़ों से इनकी इनकम होती है। ये कोई ट्रेडिंग एक्टिविटी नहीं करते, ये कोई सामान नहीं बेचते, ठीक, ये बस इन सब चीज़ों से इन्हें इनकम जनरेट होती रहती है। आई होप यहाँ तक की बात क्लियर होगी, ठीक। अब आगे सुनिएगा, जो भी ये फंड रेज करते हैं, बेटा इन सब पे आपको एमसीक्यूज मिलेंगे। जो भी ये फंड रेज करते हैं उन्हें हम कैपिटल फंड बोलते हैं। उन्हें वो कहाँ ले जाकर डाल देते हैं? कैपिटल फंड में। जो वर्ड आपने सुना होगा कैपिटल, कैपिटल वर्ड हर बच्चे ने सुना है, उसी को यहाँ पर बोला जाता है कैपिटल फंड और जर्नल फंड, करेक्ट। यानी कि वो पैसे जिसका इस्तेमाल हम एनपीओ है, एनपीओ के मोटिव्स को पूरा करने के लिए कर सकते हैं। आगे चलिएगा, ध्यान से सुनिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटे। इन्हें जो भी सरप्लस होता है, बात आती है सर सरप्लस क्या होता है? बेटे जिसे आप एक ट्रेडिंग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट बोलते हो, उसको यहाँ पर सरप्लस बोला जाता है। सरप्लस होता क्या है? सरप्लस होता है जब आपका रेवेन्यू, आपने जो कमाया है वो एक्सपेंसेस से ज़्यादा हो जाए और आपके पास कुछ पैसे बच जाएं, दैट इज कॉल्ड सरप्लस, ठीक। तो जो भी ये सरप्लस कमाते हैं, इस बात पर ध्यान दीजिएगा, नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द मेंबर्स, उसे मेंबर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता, उसे मेंबर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता। यानी कि इन्होंने जो भी सरप्लस बचाया, जो भी पैसे बचे, वो मेंबर्स को नहीं मिलते। जैसे कि पार्टनरशिप में बताइए क्या होता है, पार्टनरशिप में जो भी पैसे हमारे पास बचते हैं, जो प्रॉफिट बचता है, उसे हम पार्टनर्स के बीच में बांट देते हैं। कंपनी के केस में क्या होता है, कंपनी के केस में जो शेयर होल्डर्स को हम अमाउंट देते हैं वो डिविडेंड देते हैं, जो पैसे बचते हैं हम उन्हें डिविडेंड दे देते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर कोई सरप्लस हुआ भी हमें, भाई मान लीजिए मेरा रेवेन्यू है 10 करोड़ और मेरे एक्सपेंसेस हुए 8 करोड़, ठीक, तो 2 करोड़ रुपीस का सरप्लस है। तो बेटे ये सरप्लस मेंबर्स को नहीं मिलता है, मेंबर्स का इस पे कोई राइट नहीं होता। ये दोबारा से उसी ऑब्जेक्टिव के लिए जिसके लिए हमने इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया था, दोबारा से उसी ऑब्जेक्टिव के लिए यूज कर लिया जाता है। क्लियर? यहां तक की बात आपको क्लियर होगी। नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद इनकी जो रेप्यूटेशन है, ये इस बात पर डिपेंड करती है कि इन्होंने सोसाइटी के लिए कितना वेलफेयर करा, ठीक। इनकी जो रेप्यूटेशन है, इनकी जो गुडविल है, ये इस बात पर डिपेंड करती है कि वेलफेयर ऑफ दी सोसाइटी कितना करा, ठीक। ये इन चीज़ों पर इनकी जो गुडविल है वो डिपेंड करती है। दूसरी बात बेटे, इनके लिए बहुत सारी स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट होती है, मतलब इन्हें टाइम टाइम पर गवर्नमेंट से अपना ऑडिट कराना ज़रूरी होता है, अपनी अकाउंट बुक मेंटेन करनी ज़रूरी होती है, ठीक। सारा हिसाब किताब इन्हें गवर्नमेंट को शो करना ज़रूरी होता है। तो ये सब काम इन्हें करने ज़रूरी होते हैं। अब अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ें, तो ये तो मैंने आपको एक बेसिक बात बताई। अब अगर हम अकाउंटिंग की बात करें, तो बेटे जब हम एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, तो देखिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, चलिए मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में बताता हूं। थोड़ा सा मैं आपको और अच्छे से बताता हूं इसको, आपको थोड़ा बेनिफिट मिलेगा उसको समझने में, कि जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है हमारी, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस तो आप सबको पता है क्या करती हैं। अगर आप एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, ठीक, एक कंपनी की बात करें, एक सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करें, एक पार्टनरशिप फर्म की बात करें, तो बेटे ये लोग क्या क्या मेंटेन करते हैं, ध्यान से सुनिएगा बिल्कुल। अगर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है तो वो मेंटेन करती है कैश बुक। कैश बुक का मतलब जिसकी दो साइड होती है, एक तरफ डेबिट साइड होती है, डेबिट साइड में पैसे आने की बात होती है, और क्रेडिट साइड में पेमेंट की बात होती है।
ये भी मैं किसकी बात कर रहा हूँ, अगर आप और मैं बिजनेस कर रहे हैं तो हम बनाएंगे कैश बुक। कैश बुक आप लोग क्लास 11th में पढ़ते हो। मेरा टारगेट कैश बुक सिखाना नहीं है ना बताना है, मैं तो बस एक याद दिला रहा हूँ आपको। उसके बाद अगर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है तो वो बनाती है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाती है, क्योंकि वो ट्रेड कर रही होती है, जिसके अंदर आप ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं, परचेज लिखते हैं, परचेज रिटर्न लिखते हैं, सेल लिखते हैं, सेल रिटर्न लिखते हैं, फैक्ट्री के खर्चे लिखते हैं। तीसरी बात, आप बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और अगर आपकी फर्म पार्टनरशिप या कंपनी है तो आप P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी जरूर बनाते होंगे, ठीक। और साथ ही साथ आप बैलेंस शीट भी बनाते होंगे, ठीक। तो ये सब काम कौन करता है, ये सब काम करती है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो बिजनेस कर रही है। लेकिन बेटे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस आर नॉट डूइंग एनी बिजनेस, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, जो आपकी कैश बुक होती है उसकी जगह एक अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम होता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। क्या बनाते हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक। दूसरे नंबर पर आता है ट्रेडिंग अकाउंट। तो ये लोग एनपीओ जो होता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाते क्योंकि ये ट्रेड ही नहीं कर रहे होते। जब ट्रेड ही नहीं कर रहे तो ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाएंगे। उसके बाद ये P&L अकाउंट और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी नहीं बनाते, ये उसकी जगह बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। और जैसे आप पहले बैलेंस शीट बनाते थे, ये भी बैलेंस शीट बनाते हैं। बेटे बैलेंस शीट तो सभी लोग बनाते हैं क्योंकि बैलेंस शीट में हम लिखते हैं एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो एसेट्स और लायबिलिटीज तो इनके ऊपर भी होती हैं, एसेट्स इनके पास भी होती हैं, लायबिलिटीज इनके पास भी होती हैं, ठीक है। तो दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आया कि जब एक बिजनेस कंसर्न होती है, एक बिजनेस कंसर्न क्या क्या अकाउंट मेंटेन करती है, और एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कौन से अकाउंट आपके मेंटेन करती है। तो कैश बुक की जगह रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट ये बनाते हैं, ये नहीं बनाते। दे प्रिपेयर P&L अकाउंट एंड P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड दे प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, दे प्रिपेयर बैलेंस शीट एंड दे ऑल्सो प्रिपेयर बैलेंस शीट। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। चलिए, तो ये मैंने आपको एक छोटी सी बात बताई। अब हम आते हैं दोबारा से अपने काम पर और देखते हैं। तो मैं यही बात यहाँ पर आपको बताना चाह रहा था कि बेटे यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम मेंटेन करते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। क्लियर। तो ये तीन चीज़ें हम प्रिपेयर करते हैं यहाँ पर। अब हम आज की क्लास में इन्हीं तीनों के बारे में पढ़ेंगे और इन्हीं तीनों के MCQs करेंगे। हमने अपने CUET बैच को किस फॉर्मेट में रखा है, पहले हम टॉपिक पढ़ेंगे और फिर उसके MCQ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो मेरे हिसाब से बिल्कुल सिंपल और बिल्कुल स्ट्रेट तरीका है जिससे आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी। आपको जो भी नोट्स प्रोवाइड कराने, वो नोट्स आपको एक गूगल ड्राइव का लिंक दे दिया जाएगा आपके बैच में, और आप उस गूगल ड्राइव के लिंक से कभी भी मटेरियल एक्सेस कर सकते हैं। जो भी मटेरियल मुझे आपको देना होगा वो मैं उस गूगल ड्राइव में डाल दूंगा और वहाँ से आप कभी भी उस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। आप किसी दूसरे के साथ शेयर भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो आप ही यूज़ कर रहे हैं। भाई मेरा काम आप लोगों को देना है। आपको अगर लगता है आपके किसी फ्रेंड को उसका फ़ायदा मिल सकता है या आपका फ्रेंड उसको चाहता है कि उसको मिल जाए, तो आप उसके साथ भी शेयर कर सकते हैं। डाउनलोडेबल फाइल्स हैं, आप उन्हें आराम से आप डाउनलोड करिए, कहीं भी शेयर कीजिए आप उसे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो बस आपको फ़ायदा मिलना चाहिए, चाहे आप मेरे ऑफलाइन बैच में आकर फ़ायदा लें, चाहे आप अपने ऑनलाइन घर बैठकर आप फ़ायदा लें, आप कैसे भी करें, लेकिन आपको मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को CUET 2023 की तैयारी कर कर उन्हें पेपर देना चाहिए, हिट एंड ट्रायल बेसिस पर नहीं। क्योंकि बेटे कंपटीशन बहुत है, बढ़िया जगहों की, जो बढ़िया यूनिवर्सिटीज़ की जो सीट्स हैं
वो उन्हीं बच्चों को मिलेंगी जो घर से तैयारी करके जाएंगे। आप कितने भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, अगर आप प्रिपरेशन नहीं करेंगे तो आपकी रैंक अच्छी नहीं आएगी। चलिए जी, तो अब आते हैं आगे। अब बात करते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की। बेटे ये एक फॉर्मेट दिया मैंने आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का, और बहुत ही आसान सी बात है, बिल्कुल बच्चों वाली बात। जो ये आपको लेफ्ट साइड दिखाई दे रही है, ये जो आपकी लेफ्ट साइड है, लेफ्ट वाली साइड होती है रिसिप्ट के लिए। मतलब ये जो सारी साइड है, यहां पर पैसे आने की बात हो रही है। जहां से भी पैसा आए, चाहे पैसे करंट ईयर से आए, चाहे पैसे प्रीवियस ईयर से आए, चाहे नेक्स्ट ईयर का पैसा आ गया हो, आपको पैसा आने से मतलब है। अगर आपके कैश इन हैंड में या कैश एट बैंक में कहीं से भी पैसे प्लस होते हैं तो दैट विल बी रिटन ऑन द डेबिट साइड ऑफ द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की दो साइड है, एक डेबिट और एक क्रेडिट। ठीक, यहां पर आपको लिखानी है सारी रिसिप्ट्स और यहां पर आपको दिखानी है पेमेंट्स। बेटे कहीं से भी पैसा आए, चाहे कुछ एसेट बेच कर आए, लोन लेकर आए, जब भी पैसा आया, जैसे कैश बुक में होता है, कैश बुक में जब आप पैसे आते हैं तो आप ये नहीं देखते किस चीज़ से आए हैं, बस आप देखते हैं कि पैसा आया है, तो पैसा आने की एंट्री इधर और जाने की एंट्री इधर। इसकी जो स्टार्टिंग होती है, इसकी स्टार्टिंग होती है ओपनिंग बैलेंस से, इसकी स्टार्टिंग होती है ओपनिंग बैलेंस से, और इसका एंड होता है क्लोजिंग बैलेंस से। इसका एंड होता है क्लोजिंग बैलेंस से, स्टार्टिंग ओपनिंग बैलेंस से और एंड क्लोजिंग बैलेंस से। जो जरा देखिए ये है क्या, ओपनिंग बैलेंस, मेरे पास पहले से इतने पैसे थे, इतने पैसे मेरे पास आए, इतने मैंने पे कर दिए। बेटे दिस इज पेमेंट। पेमेंट कहीं भी मेरे पास से आउटफ्लो हुआ है, पैसा गया है, पेमेंट हुई है, तो पेमेंट इधर आ गई और ये मेरे पास बच गया। तो पैसा था, पैसा आया, पैसा गया और पैसा बच गया, तो ये यहां पर शो किया जाता है। अगर किसी क्वेश्चन में बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखा हो, बैंक का नेगेटिव बैलेंस, तो वो बेटे क्रेडिट साइड में लिख दिया जाता है, यहां पर बैंक ओवरड्राफ्ट वो यहां लिख दिया जाता है, करेक्ट, और उसका क्लोजिंग बैलेंस यहां लिख दिया जाता है। तो यानी कि अगर बैंक का पॉजिटिव बैलेंस है तो इधर और नेगेटिव बैलेंस है तो उधर, ओपनिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस अगर पॉजिटिव है तो इधर और क्लोजिंग बैलेंस नेगेटिव है तो इधर। ये होता है हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैश बेसिस पर बनाया जाता है। बेटे इस पर आपको क्वेश्चन जरूर मिल सकता है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कौन से बेसिस पर बनाया जाता है, तो आंसर इज कैश बेसिस पर बनाया जाता है। यहां से मैं आपको बता रहा हूं 1 से 2 क्वेश्चन आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से मिलेंगे, करेक्ट। बेटे जब हम 40 क्वेश्चन की ही बात कर रहे होते हैं ना, तो 1 या 2 क्वेश्चन भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट आते हैं। अब बेटे ये इसकी बस थियोरेटिकल पोर्शन ही लिखा हुआ है, जो बात मैंने भी आपको बोलकर बताई है वो यहाँ पर लिखी हुई है। जब आपके पास नोट्स पहुँच जाएं तो आप जो है उस नोट्स में से इन सारे पॉइंट्स को आप रीड कर लीजिएगा। दीज पॉइंट्स आर एब्सोल्युटली सेम विच आई हैव डिफाइंड। ठीक, तो आप बिल्कुल आराम से इन पॉइंट्स को पढ़ सकते हैं। अच्छा, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बेटे जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है हमारा, जब हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जो नॉन कैश आइटम्स होती हैं, जैसे कि डेप्रिसिएशन हो गया, बेटे डेप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम होती है, उसमें हमारे पास से कहीं पैसे नहीं जाते, नॉन कैश आइटम है वो। ठीक, ऐसे ही गुडविल राइट ऑफ कर दी हमने, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन हो गया, तो यहाँ हमारे पास से कहीं पैसे नहीं जा रहे। तो जब कहीं पैसे जा नहीं रहे तो हम उसे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में शो नहीं करते। क्लियर, तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है, कंफ्यूजन में बच्चा गलती कर देता है। आगे चलते हैं जी। अब आता है आपका अगला पॉइंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब जो हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, पहले एक बार इसकी शक्ल देख लेते हैं कि ये कैसा होता है। ये इस तरीके से बनता है बेटे, ये जो है ये होता है, ध्यान से सुनिएगा, जस्ट लाइक
P&L अकाउंट ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जैसा होता है। जैसे आप लोगों ने क्लास 11th में P&L अकाउंट बनाया था, ऐसे ही P&L अकाउंट होता है ये भी। इधर आते हैं एक्सपेंडिचर डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड में आती है इनकम। ठीक बेटे, ध्यान से सुनिएगा, इनकम और पेमेंट में बहुत डिफरेंस होता है, एक्सपेंस और पेमेंट में भी बहुत डिफरेंस होता है। ठीक, इनकम और रिसिप्ट दो अलग अलग बातें हैं, एक्सपेंडिचर और पेमेंट दो अलग अलग बातें हैं। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने 10,000 रुपीज की सैलरी पे कर दी, तो पेमेंट तो है 10,000, तो मैं पेमेंट साइड में जो अभी मैंने रिसिप्ट एंड पेमेंट बनाया था उसमें मैं पेमेंट शो करूंगा 10,000 रुपीज, लेकिन 2,000 रुपीज मान लेते हैं कि देनी बाकी है, तो बेटे यहां तो मैं शो करूंगा पूरी 12,000। ठीक, क्योंकि मेरा एक्सपेंडिचर कितना है 12,000 है, तो यहां तो मैं शो करूंगा 12,000 और वहां पर मैं कितनी शो करूंगा 10,000। तो ये बिल्कुल किसकी तरह बनता है, P&L अकाउंट की तरह। जैसे P&L अकाउंट में आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड, अनएक्रूड, डेप्रीशिएशन, इन सब चीजों की एडजस्टमेंट होती थी, ऐसे यहां पर भी एडजस्टमेंट होती है। क्लियर? तो ये होता है हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसके लिए एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, ये ध्यान से सुनिएगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक्यूरल बेसिस पर बनाया जाता है। एक्यूरल बेसिस का मतलब है कि अगर आपने 10,000 पे करे और 2,000 आउटस्टैंडिंग है, तो हम यहां पर शो करेंगे 12,000 कि 12,000 हमारा क्या है, एक्सपेंस है। फॉर एग्जाम्पल आपने 15,000 पे करे और उसमें से 1,000 रुपीज प्रीपेड है, टाइम से पहले दे रखा है, तो वो यहां से माइनस कर देंगे और शो करेंगे एक्सपेंस ओनली 14,000। बेटे एक्यूरल बेसिस ये कहता है कि देखिए ये हमारा ईयर है, 1 अप्रैल से लेकर मार्च 31 तक, ये हमारा ईयर है। फॉर एग्जाम्पल 22-23, तो हम यहां पर केवल इसी टाइम पीरियड के एक्सपेंसेस और इनकम वगैरह यहां पर शो करेंगे और हम यहां पर कुछ भी शो नहीं करेंगे। आगे पीछे का कुछ भी यहां नहीं आएगा, ना तो पिछले साल का कुछ आएगा, ना नेक्स्ट ईयर का कुछ आएगा। हमें मतलब है केवल अपने ईयर से। क्लियर? आई होप यहां तक की बात आपको क्लियर है। आगे चलते हैं। देखिए जी, तो नेक्स्ट पॉइंट पर हम आते हैं और नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, देखिए जी, अब ये कुछ बैलेंस शीट की बात हो रही है कि बैलेंस शीट क्या होती है। बैलेंस शीट तो बेटे जैसे आप लोग पहले बनाते हो, बैलेंस शीट की दो साइड होती है, एक आपकी एसेट साइड होती है और एक आपकी लायबिलिटीज साइड होती है। बैलेंस शीट में एक लायबिलिटीज साइड होती है और एक एसेट साइड होती है। ठीक, तो बस जैसे वहां पर बैलेंस शीट होती है ऐसे ही यहां पर बैलेंस शीट होती है, कोई ज्यादा चेंज नहीं होता। बस जहां पर आप वहां कैपिटल लिखते हो वहां कैपिटल और जर्नल फंड लिख दिया जाता है, कैपिटल या जर्नल फंड। आगे चलते हैं जी। तो ये हमने तीन चीजें देखी, अब हम आते हैं इसके एमसीक्यूज पर। पहला एमसीक्यू है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या आता है, इनमें से क्या आता है, तो आप पढ़कर देख लीजिए। कोई भी बिजनेस यूनिट, ट्रेडिंग कंसर्न, पार्टनरशिप, ये यहां पर नहीं आती। ठीक, तो क्या आती है, केवल एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आर मैनेज्ड बाय, मैंने आपको अभी भी बताया था, इसे कौन मैनेज करता है, इसे ट्रस्टी मैनेज करते हैं। ट्रस्टी कह लीजिए या मैनेजिंग कमेटी कह लीजिए। मैनेजिंग कमेटी, मैनेजर्स नहीं बोलते बेटे उनको, मैनेजिंग कमेटी बोलते हैं उसको। मैनेजिंग कमेटी ने मैनेज करती है। नेक्स्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर बाय द एनपीओआर। ना वो ट्रेडिंग बनाते, ना वो P&L बनाते, वो बनाते हैं रिसिप्ट, पेमेंट, इनकम, एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट। आई होप यहां तक की बात क्लियर है। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रेफर्स टू द ऑर्गेनाइजेशन दैट वर्क फॉर वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, वेलफेयर फॉर देयर ओन
और अर्निंग प्रॉफिट बोथ ए एंड सी, आप बताइए किसके लिए काम करते हैं? वो वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी के लिए काम करते हैं। आगे चलते हैं। द रीजन बिहाइंड नॉट मेंटेनिंग ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बाय द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आर, वो ट्रेडिंग और P&L अकाउंट प्रिपेयर क्यों नहीं करते? क्योंकि बेटे वो बिजनेस ही नहीं करते, तो इसलिए ट्रेडिंग और P&L अकाउंट हम प्रिपेयर नहीं करेंगे। तो क्यों नहीं करते? क्योंकि दे डू नॉट मैन्युफैक्चर और सेल दी गुड्स, दैट्स वाई दे डू नॉट प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। नेक्स्ट आते हैं, फंड्स रेस्ड बाय द नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आर क्रेडिटेड टू, कहां पर क्रेडिट होता है? कैपिटल फंड और जर्नल फंड। देखिए एक बात समझिएगा, यहां पर यह भी ऑप्शन ठीक था, लेकिन जब आपको उससे बेहतर ऑप्शन दिखाई दे रहा है तो आपको उस पर टिक लगाना है। कभी कभी एमसीक्यूज में क्या होता है, आपको 2 आंसर ठीक दिखाई देते हैं, लेकिन आपको उनमें से भी जो बेस्ट होता है उसको टिक लगाना चाहिए, तो ही आपका आंसर पेपर में ठीक माना जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, द मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या है? वो सब्सक्रिप्शन भी है, डोनेशन भी है, ग्रांट्स भी है, तो बोथ ए एंड बी। द सरप्लस ग्रांटेड इन द फॉर्म ऑफ एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, बेटे सरप्लस हुआ है हमें नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन को, तो क्या वो मेंबर्स के बीच में बांट दिया जाता है? बिल्कुल गलत, मेंबर्स के बीच में नहीं बांटा जाता। तो नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड टू इट्स मेंबर एंड एडेड टू दी कैपिटल फंड, इसे कैपिटल फंड में क्या कर दिया जाता है? ऐड कर दिया जाता है, और मेंबर के बीच में बांटा नहीं जाता। दोनों पॉइंट ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अकाउंट विच शो द क्लासिफाइड समरी ऑफ द ट्रांजेक्शन ऑफ कैश बुक। बेटे कैश बुक की जो समरी है वो क्या है? मैंने अभी अभी आपको बताया था, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज द समरी ऑफ कैश बुक। नेक्स्ट पे आते हैं, द गुडविल और द रेपुटेशन अर्न्ड बाय द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड ऑन द बेसिस ऑफ, अभी बिल्कुल सेम यही लैंग्वेज मैंने आपको लिख कर दी थी, कॉन्ट्रीब्यूशन टू द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। क्लियर? तो जितनी आप सोसाइटी के लिए कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे उतनी ही ज्यादा आपकी रेपुटेशन अच्छी होगी। डैश अकाउंट इज सिमिलर टू दी P&L अकाउंट, बिल्कुल अभी अभी बताया था, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज सिमिलर टू दी P&L अकाउंट। बेटे आपको थोड़ी सी स्पीड तेज लग सकती है क्योंकि ये बैकअप क्लास है, ठीक है। लाइव क्लास जो हमारी होती है उसकी रिकॉर्ड नहीं होती क्लास, क्योंकि उसमें हम बहुत सारे डिस्कशन करते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं, तो इसके लिए एक अलग से क्लास आपके लिए रिकॉर्ड की जा रही है कि जिन बच्चों का ऑफलाइन बैच मिस हो गया, पहली क्लास मिस हो गई, तो उनको इसका बैकअप मिल सके। आगे ऐसा होने की संभावना बहुत ही कम है कि कोई भी लाइव क्लास आपको मिलेगी। आपको थोड़े बहुत, जैसे मैं फिलहाल ये आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको ज़रूर कराए जाएंगे, ठीक है। वो सभी के लिए अवेलेबल होंगे कि बच्चे उसके MCQ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर पाएँ। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। सैलरी पेड, रेंट पेड इन द केस ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एटसेट्रा अपीयर ऑन दी क्रेडिट साइड। मेरे बेटे क्रेडिट साइड पूछी है, अगर आपने कुछ भी अमाउंट पे करी है तो बेटे इनकम एंड एक्सपेंडिचर की तो डेबिट में शो होगी, जो आप पे करते हैं वो बेटे इनकम एंड एक्सपेंडिचर की तो डेबिट साइड में शो होता है। तो क्रेडिट में किसके शो होता है? बेटे क्रेडिट में शो होता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड में शो होता है, क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की डेबिट साइड में आता है पैसे आना और क्रेडिट साइड में आता है पैसे जाना। तो इसको ध्यान से करिएगा, यहां गलती हो सकती थी आपसे। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट स्टार्ट विद दी, किससे स्टार्ट होता है बेटे? ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक से स्टार्ट होता है। शुरू में हमारे पास जितना भी कैश होता है वो हम स्टार्टिंग में लिख देते हैं, पैसे आना, पैसे जाना, और क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास बच जाता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन डैश ऑफ दी अकाउंटिंग। अभी बताया था इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किस पर बनता है? एक्यूरल बेसिस पर बनता है। कैश बेसिस पर कौन सा बनता है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ये कैश बेसिस पर बनता है। करेक्ट। आगे चलते हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन ऑफ, बेटे किसी भी ईयर की ट्रांजेक्शन हो, पैसे आने चाहिए बस, जाने चाहिए बस, ठीक। तो बोथ प्रीवियस एंड करंट ईयर।
लेकिन अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की बात करूं तो जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है वो केवल करंट ईयर की ट्रांजैक्शंस को अपने पास रिकॉर्ड करता है। आई होप यहां तक की बात क्लियर है। डेप्रिसिएशन ऑन द फिक्स एसेट विच इज नॉट रिकॉर्डेड इन द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। बेटे रिसिप्ट एंड पेमेंट में डेप्रिसिएशन शो नहीं होता क्योंकि ये नॉन कैश है, ना तो पैसे आ रहे हैं ना ही पैसे जा रहे हैं। तो ये कहां पर शो होता है? ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में भी शो होता है और बैलेंस शीट में भी। आपको भी पता है अगर मशीन के ऊपर डैप लगा तो मशीन में से डैप को माइनस करा जाता है, तो बैलेंस शीट में भी शो होता है। तो बोथ बी एंड सी। आगे चलते हैं। कैपिटल फंड ऑफ द नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अपीयर इन द बैलेंस शीट ऑन। बेटे कैपिटल देखो बचपन से पढ़ते आए हो, कैपिटल हमेशा लायबिलिटी साइड में ही जाती है, इसमें कोई नई बात नहीं है। नेक्स्ट, सरप्लस इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रेफर्स टू। सरप्लस का क्या मतलब है? एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंस, यानी कि आपकी इनकम क्या है? आपकी इनकम है ज्यादा और एक्सपेंसेस हैं आपके कम, तो इसको हम बोलते हैं सरप्लस। अगर सपोज करिए एक्सेस ऑफ एक्सपेंस ओवर इनकम होता तो इसको बोला जाता है डेफिशिएंसी। जिसे आप लोग ट्रेडिंग कंसर्न में लॉस कहते हो, उसको यहां पर बोलते हैं डेफिशिएंसी। क्लियर? आज की बैकअप क्लास में इतना ही था। मैंने इधर उधर की बातें ना करते हुए इस क्लास को सीधा अपने पॉइंट पे ही रखा, इधर उधर की कोई फालतू बात नहीं करी आपसे, सीधा बस काम की बात। बिकॉज आपके पास समय बहुत कम है, अपना कम से कम समय लगाकर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको सीखनी है। ऑफलाइन बैच अगर आप में से कोई भी बच्चा ज्वाइन करना चाहता है, कॉन्टैक्ट डिटेल आपकी स्क्रीन पर हैं, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और वहाँ पर आप ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, 3 अप्रैल से हमारा बैच स्टार्ट हुआ था। अगर आप विद इन 1 वीक आप ज्वाइन करते हैं तो आपको पूरी कोशिश की जाएगी कि आपको साथ ही साथ बैकअप दे दिया जाए। पूरा शेड्यूल है जिसके अंदर हम 5 के 5 सब्जेक्ट जो कॉमर्स के होते हैं, अकाउंट, इको, बीएसटी, जर्नल टेस्ट और इंग्लिश, ये हमारी बढ़िया टीम है एकदम, आपको तैयार करवाएगी ये, और आपको बहुत बढ़िया इसका आउटपुट मिलेगा सीयूटी के एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अच्छे से तैयारी करते रहें, पढ़ते रहें। बिना तैयारी के सीयूटी एग्जाम देने जाने की गलती ना करें, अदरवाइज आपकी रैंक बिगड़ जाएगी। ठीक है, चलिए मिलेंगे क्लास में। थैंक यू एवरीवन।